साथियों, किसानों के प्रति संवेदनशील हमारी सरकार ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां चिंताजनक है, दाम बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में दौड़ना पड़ रहा है, कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि ये सारी मुसीबतें हम झेलते रहेंगे, लेकिन किसान पर इसका असर नहीं पड़ने देंगे। और इसलिए हर मुश्किल के बावजूद भी हमने देश में फर्टिलाइजर का कोई बड़ा संकट नहीं आने दिया। साथियों, भारत विदेशों से यूरिया मंगाता है, उसमें यूरिया का 50 किलो का एक बैग 3,500 रुपये का पड़ता है। 3,500 रुपये का एक बैग, याद रखिए। लेकिन देश में, गांव में किसान को वही यूरिया का बैग 3,500 से खरीद के सिर्फ 300 रुपये में दिया जाता है। 300 रुपये में, यानी यूरिया के एक बैग पर हमारी सरकार 3,200 रुपये से ज्यादा खुद सरकार उस बोझ को वहन कर रही है। इसी प्रकार डीएपी के 50 किलो के बैग पर पहले हमारे पूर्व जो सरकारें थी, उनको 500 रुपये वहन करना होता था एक बैग पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमत में उछाल आने के बावजूद हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि किसानों पर इसका बोझ कम से कम हो। अब हमारी सरकार डीएपी के 50 किलो के बैग पर 2,500 रुपये, 2,500 रुपये खुद सरकार बोझ वहन कर रही है। यानी 12 महीने के भीतर भीतर हर बैग डीएपी पर 5 गुना भार केंद्र सरकार ने अपने ऊपर लिया है। भारत के किसान को दिक्कत ना हो, इसके लिए पिछले साल 1,60,000 करोड़ रुपए की 1,60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी फर्टिलाइजर में केंद्र सरकार ने दी है। किसानों को मिलने वाली ये राहत इस साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने वाली है। साथियों, देश के किसान के हित में जो भी जरूरी हो वो हम करते हैं, करेंगे और देश के किसान की ताकत बढ़ाते रहेंगे। लेकिन हमने सोचना भी चाहिए, क्या हम 21वीं सदी में अपने किसानों को सिर्फ विदेशी परिस्थितियों पर निर्भर रख सकते हैं क्या? हर साल ये जो लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है, ये विदेश क्यों जाए? क्या ये भारत के किसानों के काम नहीं आना चाहिए? महंगे फर्टिलाइजर से किसानों की बढ़ती लागत को कम करने का कोई स्थायी समाधान क्या हमें नहीं ढूंढना चाहिए? साथियों, ये सवाल हैं जो हर सरकार के सामने अतीत में रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे मामले सिर्फ मेरे सामने आए हैं, लेकिन पहले सिर्फ तात्कालिक समस्या का ही समाधान तलाशा गया। आगे वो परिस्थितियां ना आए, इसके लिए बहुत सीमित प्रयास हुए। बीते 8 सालों में हमने
तात्कालिक उपाय भी किए हैं और समस्याओं के स्थायी समाधान भी खोजे हैं। कोरोना महामारी जैसी परिस्थितियां भविष्य में ना बने, इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है। खाद्य तेल की समस्या कम से कम हो, इसके लिए मिशन ऑयल पाम पर काम किया चल रहा है। कच्चे तेल पर विदेशी निर्भरता कम करनी है, इसके लिए बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरे उपायों पर आज बड़े स्तर पर प्रयास चल रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी पर व्यापक निवेश भी इसी अप्रोच का परिणाम है। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए जो अभियान देश में चल रहा है, वो भी परमानेंट सॉल्यूशन का हिस्सा है। और मैं गुजरात के किसानों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। गुजरात का किसान प्रगतिशील है। छोटा किसान हो तो भी साहस करने का स्वभाव रखता है। और जिस प्रकार से गुजरात से मुझे खबरें आ रही हैं कि प्राकृतिक खेती की तरफ गुजरात का छोटा किसान भी अब मुड़ने लगा है। लाखों की तादाद में गुजरात में किसान प्राकृतिक खेती के मार्ग पर चल पड़े हैं। मैं इन सब किसानों को हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस पहल के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, आत्मनिर्भरता में भारत की अनेक मुश्किलों का हल है और आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन मॉडल सहकार भी है। ये हमने गुजरात में बहुत सफलता के साथ अनुभव किया है और आप सभी साथी इस सफलता के सेनानी हैं। गुजरात के कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े सभी महारथी बैठे हैं। मैं हर किसी का चेहरा बैठे बैठे देख रहा था। सब पुराने साथी जो आज सहकारी क्षेत्र में गुजरात की विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे एक से बढ़कर एक दिग्गज मेरे सामने बैठे हैं। आनंद हो रहा है जिस तपस्या से आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और सहकारी स्पिरिट को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, गुजरात तो इसलिए भी सौभाग्यशाली रहा है क्योंकि पूज्य बापू और सरदार साहब का नेतृत्व यहां हमें मिला।